और देखिए माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम अब जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा मैं शॉर्ट व्यू दे देता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग नेचुरल लॉज को, इवेंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल जो लॉज होते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत सारे लॉज पड़े होते हैं, तो फिजिकल लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक सर्टेन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, जिसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या होती बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अदिति दिख रहा है साहब? फिजिकल क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल 7 है। कितनी है? 7 है। उनके नाम भी पता होगा, मास, लेंथ, टाइम, करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, है ना। और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। एक में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को 2D एंगल बोलते हैं, जिसमें आर्क का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम कोई भी सर्कल का आर्क ले लेते हैं और ये थीटा एंगल, थीटा जो है ये सबटेंड कर रहा है, इसकी लेंथ L है और रेडियस R है, तो एंगल जो होगा, प्लेन एंगल जो होगा, प्लेन एंगल जो होगा वो होगा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और डिग्री में कन्वर्जन का भी लॉ होता है कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। क्या होता है बेटा? 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। ये ध्यान रखना होगा। अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू करूँ तो पाई अपॉन 180 रेडियन। ये कन्वर्जन में हेल्प करता है। डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन को डिग्री में, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी एंगल रेडियन में लिखा जाएगा तो उसमें पाई के टर्म में दिया जाएगा, है ना। जैसे मैंने पाई बाई 4 लिख दिया तो वो कितना हो गया? 45, है ना। ऐसे ध्यान रखना होगा कि रेडियन में आपको पाई टर्म यूज होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा ये प्लेन एंगल का मैंने बताया। अब यहाँ पे बात आती है सॉलिड एंगल की। क्या आती है? सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल होता है ये आपका प्लेन एंगल था, तो ये 3D एंगल होता है। ये आपका 2D है, ये आपका 3D एंगल होता है ना। जैसे मैंने कोई स्फीयर ले लिया, सर्किल की जगह क्या मान लिया? स्फीयर ले लिया। स्फीयर कैसी ज्योमेट्री है बेटा? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो अगर मैं स्फीयर में छोटा सा ये इतना पार्ट अगर कंसीडर कर लिया, ये जैसे आप मान लो तरबूज खरीदने जाते हो मार्केट में, बोलते हैं थोड़ा सा टेस्ट करा भाई, तो उसको आप इस टाइप की शेप में उसके सरफेस पे कट मारते हो और फिर निकालते हो। तो कट मारा जो आपने, ये जो पार्ट होगा, ये इसकी सरफेस से यहाँ तक की रेडियस क्या? R। ये जो एंगल होता है वो 3D एंगल होता है। क्या होता है बेटा? 3D एंगल। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? ओमेगा से। अगर मान लो इसका जो सरफेस एरिया है वो A है और इसके सेंटर से जो रेडियस है वो R है, तो जो आपका ये सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल होगा आपका सरफेस एरिया अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया अपॉन R स्क्वायर। और इसका यूनिट होता है स्टेयर रेडियन। क्या होता है? स्टेयर रेडियन। स्टेयर रेडियन होता है, इसको SR बोलते हैं शॉर्ट में। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेयर रेडियन। एक चीज और, सॉलिड एंगल कई बार यूज होता है फ्लक्स निकालने में। जैसे मान लो कभी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह निकालना हो, तो वहां सॉलिड एंगल का जबरदस्त यूज होता है। तो वो सॉलिड एंगल का मैं यूज बताना चाहूंगा कि वो सॉलिड एंगल का यूज क्या होता है। तो ये हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन होता है जो हम लोग फ्लक्स निकालने में यूज करते हैं। मैं आपको इसमें आप कंपटीशन मतलब 12th पास के बैच के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 11th के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो हमने कोई रिंग कंसीडर कर ली, रिंग कंसीडर कर ली और इसके सेंटर से F डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पर ये जो रिंग है, रिंग आपकी ऐसे है यूं, और ये जो एक्सिस है वो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ से कितना सॉलिड एंगल ये सबटेंड करेगा, ये तो 3D हो गया ना, इधर भी आएगा ये चीज, इधर 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 आएगा, हर जगह आएगा नहीं। तो अगर एक पर्टिकुलर प्लेन में देखता हूँ तो ये जो एंगल है वो इसमें सेमी कोनिकल एंगल मान लेते हैं, थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? सेमी कोनिकल एंगल। यानी ये एक तरह से सेमी कोनिकल एंगल क्या है? एक तरह से कोनिकल एंगल जो होगा एक तरह से प्लेन एंगल ही है। ये बच्चे क्या है? बच्चे प्लेन एंगल है, ये आपका प्लेन एंगल है। अब अगर मैं सपोज करिए यहाँ पे जो हमें 3D एंगल निकालना है, 3D एंगल को बोलते हैं ओमेगा, तो मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा क्योंकि डेरिवेशन में टाइम भी लगेगा।
मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा रहा हूँ जो काम का है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता हूँ सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल होता है इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखा जाए कि सॉलिड एंगल ऐसे निकाल सकते हैं। देखो इसका तरीका क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चारों तरफ तो जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई स्टेयर रेडियन। कितना होता है बच्चे? 4 पाई स्टेयर रेडियन। अगर सेंटर पे अब आपसे कहा कि पूरा स्फीयर सेंटर पर कितने स्टेयर रेडियन एंगल सबटेंड करता है, तो वो करेगा 4 पाई स्टेयर रेडियन। अदिति अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, अदिति अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर पूरा स्फीयर, 4 पाई स्टेयर रेडियन। कितना? तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये अगर यहाँ पर मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये जो एंगल होता है, ये जो सॉलिड एंगल यहाँ पे बनेगा, इससे कितना ये टोटल एरिया जो कंसीडर किया जाता है वो ए है। वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद ओमेगा आता है 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये रिजल्ट आप याद कर पाओगे? आप लोग बताओ बच्चों। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आता है इंटीग्रेशन से, एक अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन करना पड़ता है तब जाके रिजल्ट आएगा ये वाला। क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, इसलिए मैं सीधे रिजल्ट पे ही काम कर रहा हूँ। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर भी जानते होंगे क्या होता है। कोई भी अगर चार्ज रखा हो किसी पॉइंट पर और किसी पर्टिकुलर सरफेस से, यस अदिति कुछ पूछना है? सर बस आप थोड़ा सा बड़ा लिख लो, वो इधर स्क्रीन पे वो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है फिर। अच्छा, बोर्ड पे छोटा छोटा दिख रहा है, सर छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा लिखूं ऐसा? सर वो स्मॉल नोटेशंस बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रही, तो आप थोड़ा सा बड़ा लिख लो। हाँ मैं बड़ा लिखूंगा, कोई बात नहीं। अब ये रिजल्ट आप लिख लीजिए, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू द 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, सेमी कोनिकल एंगल है और जो कि प्लेन एंगल ही है। अगर मैं इसका रेडियस r मानता हूँ, इस रिंग का x मानता हूँ, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अरे हो जाएगा कि नहीं? इस वाले ट्रायंगल में देखो ना, ये वाले ट्रायंगल में ये आपका x है, ये r है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये आपका cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अब हम इसको फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे ये सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को, हालांकि मैं पढ़ा यूनिट डायमेंशन हूँ लेकिन जा फ्लक्स में चला गया, क्योंकि कंप्रीहेंसिव वे में मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा चीजें ताकि यूज करना आ जाए आपको। अरे बोलिए अदिति। हाँ जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा तो कैसे आएगा, अब इसी को यूज करना मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, है ना। वो कितना भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, +2e हो सकता है, -5e हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द आएंगी। तो अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज मान लिया q, ये कोई भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक मैंने रिंग मान ली जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका जो प्लेन है इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछ सकता है कि इससे इस एरिया से कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, कुछ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो सबसे पहले हम गॉस को लेके आएंगे, इसको लेके आएंगे। गॉस के हिसाब से पहले तो सरफेस को क्लोज करना पड़ता है, तो मान लेते हैं हमने सरफेस को क्लोज कर दिया। कितना कर दिया? क्लोज कर दिया। मतलब ये पॉइंट चार्ज है, इसके सेंटर पे रखा है और हमें इस रिंग से पास होने वाला जो r रेडियस का रिंग है, जो यहाँ से h डिस्टेंस पर है, इसी के कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो पास होगा, नेगेटिव होगा तो अंदर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बट आने जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं और अंदर जाने वाला फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। लीविंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है, एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर फ्लक्स अंदर जा रहा है तो वो एंटरिंग कहलाएगा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तब बात करेंगे, डिटेल में बता देते हैं। यानी फ्लक्स पॉजिटिव होगा, लाइन से फोर्स बाहर जा रही है। तो अगर हमें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सॉलिड एंगल का यूज कैसे कर पाएंगे, जरा देखिए। हम ये बोलेंगे कि जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो ये हमारी गॉसियन सरफेस बन गई। क्या बन गई? तो हम बोलेंगे 4 पाई स्टेरेडियन से जो फ्लक्स है,
वो कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहेंगे 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, स्टेयर रेडियन से कितना फ्लक्स होगा, बाइनरी यूनिटरी मेथड हो गया। तो कितना हो जाएगा, इससे अगर फ्लक्स निकालना है तो ये फाई डैश हो जाएगा। फाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा फाई, ये जो आपका फाई आया टोटल, वो फाई ई डिवाइड बाई कितना आएगा, 2, ये आएगा आपका कितना आएगा 4 पाई, और इनटू कितना आएगा 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और पाई कितना हो गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2 1 माइनस cos थीटा। तो ये पाई ही आया, ये पाई ही आया। थोड़ा सा दीदी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप कैमरे को थोड़ा सा, कैमरे अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मैं अच्छी क्वालिटी का कैमरा लूंगा तो फिर और अच्छा विजिबिलिटी आएगी। बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से अदिति। ठीक। मैंने हाँ जी क्या सर, हाँ। किया, 4 पाई स्टेयर रेडियन से फ्लक्स कितना लिख दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मुझे इतने सॉलिड एंगल से फ्लक्स लिखना है तो मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया, 1 से कितना होगा, इतने से कितना हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखना है। आर यू गेटिंग। हाँ तो कैसे इसका सॉलिड एंगल जो आएगा रिंग से, इस रिंग के फिर कितना सॉलिड एंगल लग जाएगा, वो 2 पाई 1 माइनस cos थीटा जाएगा। कितना जाएगा, 2 पाई 1 माइनस cos थीटा। अभी ये सही है, गेट बंद करो ये वाला। सर तो क्लियर है दीदी। यहाँ पे ना मैं लिख रही थी तो ये वो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की बोर्ड पे। रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, तो देखो ऑनलाइन में थोड़ा सा तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, है ना। सर आप अब मैं आप मुझे बोलिए, मैं टर्म रिपीट कर देता हूँ। सेकंड लाइन। एक बोलेंगे और रिफ्लेक्शन जाएगा। बेटा आप मुझे टर्म बोलिए, कौन सा नहीं आया, ये आएगा 4 पाई स्टेयर रेडियन फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसमें बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं तो उनका भी मुझे ध्यान रखना हो रहा है। अदरवाइज मैं आपको सेपरेट अलग से बैठ के पढ़ाता तो उसमें फिर वो हो जाता। सेकंड लाइन बोल दो, बाकी लिख रही हूँ। 2 पाई 1 माइनस cos थीटा लिखा है। हाँ जी 2 सर, पाई 1 आगे। माइनस cos थीटा स्टेयर रेडियन से कितना फ्लक्स पास होगा, और डायरेक्ट याद रखो आप इसको, पाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है डायरेक्ट। ये लीविंग भी हो सकता है, एंटरिंग भी हो सकता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एंटरिंग हो जाएगा। ओके। अब ये एक क्वेश्चन जरा करके बताइए इस पर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अदिति। हाँ जी सर। प्रश्न आपको समझ आया। अभी क्वेश्चन मैं इसमें रखना चाहूंगा, हटा दूं अदिति, इसको रेज कर दूं। थोड़ा रिस्पॉन्स जल्दी दिया करिए बेटा, क्योंकि ये टाइम कम है, हमें ज्यादा चीजें करानी है। कर दीजिए सर इरेज। क्या। कर दो सर इरेज, लिख लिया मैंने। ओके। आप ऐसे कर दिया करो, यस डन, ऐसे इशारा कर दिया करो, डन सर, तो मैं समझ जाएगा। ओके, बस अंगूठा दिखा दिया करो। तो मैं आपका रिस्पॉन्स समझ जाऊंगा कि डन है, दिमाग से भी डन है और लिखने से भी डन है। ओके चलिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ कि मान लेते हैं हमने एक लाइन कंसीडर कर ली और इनके बीच का डिस्टेंस 2r मान लिया, और यहाँ पे चार्ज ले लिया +q, यहाँ पे ले लिया हमने -2q। ओके, समझना जरा, ये चार्ज है +q, ये -2q, और ये 2r है सेपरेशन के बीच का अदिति। हाँ जी सर। ओके, अब ये रिंग है, हमने रिंग मान ली, इसके मिड में जो यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने रिंग मान ली है, और इसकी रेडियस r ही मान ली। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस रिंग। साहिल आप भी सुन पा रहे हो मुझे, साहिल। यस। ओके, आप रिस्पॉन्स आपका अभी आया, आपका पिक नहीं आ रहा था, बट कोई नहीं, आप भी वीडियो ऑन कर सकते हो, बट कोई नहीं, अगर आपका नेटवर्क इशू है तो आप नहीं रखिए, लेकिन वीडियो ऑन करने से अच्छा रहता है, क्लास ऑफलाइन क्लास जैसा फील आएगा।
तो ये क्वेश्चन करके बताइए फटाफट अदिति। हाँ जी सर। सर Q upon 2 epsilon naught 1 minus Q upon 2 epsilon naught 1 minus 1 माइनस 1 upon root 2। कितना 1 upon root 2। 1 अपॉन रूट 2। ये टोटल फ्लक्स निकाला क्या आपने? ये हाँ जी गलत आ सर। रहा है आपका। आप बताइए सक्षम आप। हाँ सी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 2 ना। अदिति ये आंसर सही है आपका सक्षम। ये समझ आया 3 क्यू क्यों आया? अदिति आपको समझ आया 3 क्यों आया, क्यों आया? देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज का लीव करेगा, मतलब इधर जाएगा, और इसका क्या है, इसकी तरफ आएगा, तो ओवरऑल एक ही डायरेक्शन में हो गया ना। नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स टुवार्ड्स होता है और पॉजिटिव चार्ज का अवे होता है। इसका अवे उसका टुवार्ड्स, इसका 2 टाइम्स टुवार्ड्स होगा, इसका 1 टाइम्स अवे होगा क्यू टाइम, तो ओवरऑल 3 टाइम्स हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। तो ये आंसर होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको यूज करना आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैसे हम लोग सॉलिड एंगल की यूज करते हैं सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम चलते हैं आगे की बात। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल प्लेन एंगल मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ, और मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी बता दी। एक और डेफिनेशन नोट कर लीजिए। कई बार फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन बच्चों को प्रॉपर क्लियर नहीं होता, तो मैं बता दूं। फंडामेंटल क्वांटिटी जो वो है, अगर कई बार क्या होता है, दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी एक साथ, दो तीन क्वांटिटी एक साथ दे दी, और आपको पूछ लिया जाता है कि सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का करेक्ट कौन सा है। 4 ऑप्शंस में सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी में करेक्ट कौन से हैं, तो वो सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड ना हो। वो क्वांटिटी सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। अगर मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, तीनों और 4 ऑप्शन में तीन तीन चार चार क्वांटिटी दे दी हर एक ऑप्शन में, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा करेक्ट है, कि फंडामेंटल क्वांटिटी का करेक्ट सेट कौन सा है जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे। फंडामेंटल क्वांटिटी के डेफिनेशन ही होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, उनको सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। So the set of fundamental quantities are those which are independent on each other. Are you getting my point? ठीक है बेटा, साहिल यू, चलिए ओके वेरी गुड। तो अब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम गिनाने की जरूरत नहीं, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यूनिट्स की। किसकी बात कर रहा हूँ? यूनिट्स की। और यूनिट्स में इसका डेफिनेशन जरूरी है कि ये यूनिट्स होती है वेल डिफाइंड होती है। क्या होती है? और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए, उन्हीं को हम यूनिट बोलेंगे। यूनिट का खास बात ये है, एक तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और इंटर मतलब एक्सेप्टेबल टू ऑल। मतलब ऐसा अमेरिका का बंदा हो, जापान का बंदा हो, कहीं का बंदा हो, आपको न्यूटन बना दिया यूनिट फोर्स की, तो वो सबको मानना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई यूनिट बना दो तो जरूरी नहीं कि वो सब जगह मानी जाए, वो यूनिट नहीं कहलाएगी। यूनिट वही कहलाएगी जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाएगी। अंडरस्टैंड? वो अलग अलग होता है इनके, सीडीएस, एफपीएस, एसआई। तो यूनिट्स क्या होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं और एक्सेप्टेड टू ऑल होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट में। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन, टू प्रेडिक्ट फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है इसके में? क्या होता है? लॉ ऑफ यूनिट्स होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ यूनिट्स। अगर किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो कोई बीटा फिजिकल क्वांटिटी है,
कोई बीटा फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n और उसका यूनिट u का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज, चाहे मैं उसको किसी भी सिस्टम में रिप्रेजेंट करूं, बट n और u का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कांस्टेंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्या है बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। फॉर एग्जांपल इसी से सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 न्यूटन की बात करूं तो अगर मैं 1 न्यूटन को लिखूंगा, अगर मैं इसमें डाइन में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 10 टू पावर 5 डाइन। अरे बोलिए, तो आप देखो ना, n बदल गया, n इसका क्या है 1, यहाँ पे n क्या है 5, 10 टू पावर 5, और न्यूटन है यहाँ पे डाइन है, लेकिन फोर्स तो नहीं बदला ना भाई। तो फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी, उसका n और u चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट में यूज करते हैं, या कोई सिस्टम ऑफ यूनिट डिजाइन करना है। ऑलरेडी सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ है, लेकिन इसके अलावा भी एक आर्बिट्री सिस्टम ऑफ यूनिट आपको बोल देगा कि ये आर्बिट्री सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें फलाना फलाना लेंथ ये है, मास ये, टाइम ये है, और इसका यूनिट बता दीजिए एमकेएस के टर्म में। ये एमकेएस का दे देगा, उस नए सिस्टम के टर्म में पूछ लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, सिस्टम ऑफ यूनिट चार हैं मेनली, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। मैं बस बोल रहा हूं, एमकेएस मास मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीग्राम, सीजीएस में होता है सेंटीग्राम ग्राम सेकंड, और एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। पाउंड जनरली मास बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं बताऊं पाउंड को हम लोग फोर्स का यूनिट मानते हैं, वेट का यूनिट मानते हैं, बट मास के लिए लिख देते हैं लोग, लेकिन वो मास नहीं, वो फोर्स की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है पाउंड। ओके, सेकंड जो होता है वो तीनों यूनिट, चारों सिस्टम में सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट सेकंड ही यूज होता है। एक होता है एसआई, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो एमकेएस के टर्म में लिखा जाता है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है, जिसको होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। पहला कौन सा? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एफपीएस बता दिया हमने, फुट पाउंड सेकंड, फुट लेंथ फुट में, और मास केजी किलोग्राम, और न्यूटन में अगर देखा जाए उसका वेट, अगर देखा जाए वेट में तो पाउंड बोलेंगे, टाइम का सेकंड ही लिखेंगे। आर यू गेटिंग? और एफ जो एसआई है वो आपका एमकेएस के टर्म में भी लिखा जा सकता है, सीजीएस के टर्म में भी लिखा जा सकता है, एफपीएस के टर्म में भी लिखा जा सकता है। जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एसआई में अगर देखा जाए एमकेएस टर्म में कैसे लिखा जाता है, जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं या अगर प्रेशर की बात करता हूं, प्रेशर की मैं बात करूं तो इसका अगर देखा जाए तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? पास्कल। क्या हो जाएगा बेटा? पास्कल। ये ऐसा यूनिट है जो एमकेएस से आई है। कहां से आई है? एमकेएस से। अगर मैं पास्कल को लिखना चाहूं तो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एमकेएस में लिखना चाहूं तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? केजी पर मीटर पर सेकंड की पावर -2। तो अगर मैं 1 पास्कल की मैं बात करूंगा तो एमकेएस में क्या लिखूंगा? 1 केजी पर मीटर पर सेकंड की पावर -2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी ये एसआई है, बट ये एमकेएस के टर्म में एमकेएस से आई है, यानी बड़ी एसआई होगी। जैसे अभी मैं बात कर रहा था न्यूटन और डाइन की बात कर रहा था, तो ये न्यूटन क्या है? ऐसा यूनिट है जो एमकेएस से आई है। किससे आई है? एमकेएस से। और ये जो डाइन है ये सीजीएस से आई है। अगर मैं इसको एमकेएस में लिखना चाहूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल्कि इसको लिखूंगा तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सीजीएस से भी ऐसा ही बन सकती है, एमकेएस से भी ऐसा ही बन सकती है। अदिति, हाँ जी सर। डन या और नॉट डन? ओके ठीक है, डन। हटा दो। तो ये मैं जस्ट आपको बताया कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो इसका यूज जबरदस्त है, यूनिट कन्वर्जन में यूज किया जाता है। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। पहले मैं इसका एक लॉ का ग्राफ बता देता हूं। तो अभी हमने बताया कि लॉ ऑफ यूनिट जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी बीटा है, एन और यू का जो प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट रहेगा, यानी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू आएगा, या यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन आएगा। तो अब जब भी कोई भी इनवर्स रिलेशन होता है तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या होते हैं बेटा? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस ग्राफ का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। इसका जो ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का,
एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से आएगा, क्योंकि एन और यू दोनों पॉजिटिव होते हैं इसका, इसलिए ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यूनिट भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसका ग्राफ एन वर्सेस यू कहो या यू वर्सेस एन कहो, सिमिलर ग्राफ आएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये इधर की तरफ जाएंगे तो यूनिट बढ़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात निकल के आती है, अगर यूनिट बढ़ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि बड़ा सिस्टम होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। जैसे आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हमने बताया था 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन बताया था। अगर ये भूल जाओगे तो अभी लॉ ऑफ यूनिट से निकाल सकते हो, कैसे बताऊंगा। यानी ये बड़ा सिस्टम है और ये क्या है, स्मॉल सिस्टम है। अब बड़े सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 1, स्मॉल सिस्टम में कितना है, ज्यादा है। तो अगर इधर की तरफ जाओगे यूनिट बढ़ेगा मतलब सिस्टम बड़ा होगा, तो यूनिट क्या होगी, कम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। यूनिट बढ़ाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, यूनिट कम करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, और यूनिट कम करने वाला स्मॉल सिस्टम। ये दिमाग में सेट कर लो। कई बार क्या होता है बच्चों को, जैसे कि कुछ ये तो डायरेक्ट पता था कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है, लेकिन ये कोई आर्बिट्री सिस्टम दे देगा वो आपको, और वहां पे पूछ लेगा कि एक्स बड़ा है या वाई। तो पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा सिस्टम छोटा है कौन सा बड़ा है, तभी तो एक्स और वाई में रिलेशन बता पाओगे। एक्स और वाई न्यूमेरिकल्स वैल्यू में क्या है, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू। तो जरा मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। एक आपने टर्म सुना होगा कोएफिशिएंट ऑफ, इसका नाम सुना होगा इसमें विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नाम सुना है आपने। ये विस्कोसिटी चैप्टर में होता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिट होता है क्वाइसली, एक होता है क्वाइस। अब मैं ये अभी नहीं बताऊंगा कौन सा बड़ा है कौन सा सिस्टम छोटा है, लेकिन वो आपको जब कन्वर्जन में लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया एक्स क्वाइसली इज इक्वल टू वाई क्वाइस। अगर आपको पहले से ही पता है कि कौन सा छोटा सिस्टम है कौन सा बड़ा है, तब तो आप बता सकते हो कि x लेस देन y है या x ग्रेटर देन y है, x इज इक्वल टू y है या x इज इक्वल टू 2y, ऐसा कुछ 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको। अरे बोलिए ना यार। तो आप सही से तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कौन सा छोटा सिस्टम कौन सा बड़ा है। तो क्या आइडिया है आपको कौन सा छोटा सिस्टम कौन सा बड़ा है, नहीं आपको मालूम है, आपको मालूम है कौन सा सिस्टम छोटा है कौन सा बड़ा है, अदिति बताओ क्या, आप बताइए कौन सा सिस्टम बड़ा है। कांस्टेंट करके नहीं निकालना है, वो तो वो चीज है, वो ये होगी ना। अगर मैं एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट कह रहा हूँ तो इसका मतलब यही तो हो गया n1 u1 बराबर n2 u2। अगर छोटा सिस्टम होगा कोई तो उसका u क्या होगा, बड़ा n बड़ा होगा, और बड़ा सिस्टम जो होगा उसका n कम होगा। तो अभी मैंने इसलिए जानबूझ के उसमें रखा है ताकि आपको पता तो चले कि क्वाइज और क्वाइजली में बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो इसका मैं इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ कि लॉ ऑफ यूनिट का इंपॉर्टेंस है, और ऐसा नहीं कि एक आध क्वेश्चन इससे आएगा नहीं, आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, और लोग इग्नोर मार देते हैं इसको कि यूनिट डायमेंशन का क्या करना है यार, इजी है। बोलिए, लेकिन इग्नोर नहीं मानना है। तो आपको मैं बता दूं कि क्वाइजली जो होता है वो बड़ा सिस्टम होता है, क्वाइज छोटा सिस्टम होता है। लिख लीजिए, क्वाइजली बड़ा सिस्टम है और क्वाइज छोटा सिस्टम है। क्वाइजली का यूनिट होता है, अगर मैं 1 क्वाइजली लिखूंगा, 1 क्वाइजली लिखूंगा तो ये होगा 1 kg पर मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये कैसे मुझे पता चला, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी यूनिट डायमेंशन चैप्टर किया जाता है तो हमें लगभग फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज के फॉर्मूले मौखिक याद होने चाहिए, मुंह पे याद रहना चाहिए एवरी टाइम विद उनके टर्म। अगर आप ये कर पा रहे हैं तभी आप साइंस के स्टूडेंट माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। अरे बोलिए, तो फॉर्मूले आपको माइंड में होने चाहिए विद उनके मीनिंग। तो जैसे क्वाइजली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट एमकेएस के टर्म में लिखा जा रहा है, ये सीजीएस यूनिट हो, ये आपके एसआई यूनिट होती है।
ये ऐसा यूनिट होता है जो एमकेएस से आ रहा है, यानी एमकेएस के टर्म में ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसको क्वाइज लिखता, अगर मैं क्वाइज लिखता तो किलोग्राम की जगह क्या आ जाता, ग्राम, सेंटीमीटर इनवर्स 10⁻⁻1। अब मैं आपको कुछ वो फॉर्मूले लिख दे रहा हूं जिसमें अभी पहले तो मुझे ये बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। x में y बड़ा हुआ है, y से x बड़ा होगा, ऑब्वियसली x और y बराबर नहीं होंगे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इन्हीं दोनों में से है। तो अब आप क्लियरली बता पाओगे ये बड़ा सिस्टम तो x क्या होगा, छोटा, y क्या हो जाएगा, बड़ा। छोटा सिस्टम है ना y छोटा सिस्टम है तो y न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, y इज ग्रेटर देन x, यानी x इज लेस देन y, मतलब तो वही हुआ ना, y ग्रेटर देन x, x इज ग्रेटर देन y नहीं होगा, y इज ग्रेटर देन x, यानी फर्स्ट। अरे बोलो, आर यू गेटिंग? अदिति समझ आया? ओके, ये अच्छा है, थंब का अच्छा है, मतलब क्लियर है। ओके चलिए, साहिल आपको समझ आया? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप, अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा था कि क्वाइज और क्वाइजली कैसे आता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला कहाँ 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 आता है, जिस जिस फॉर्मूले में आता है आप वहां से इसका यूनिट निकाल सकते हो। जैसे एक तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, जहां पे मालूम होना चाहिए आपको 6 पाई नंबर है, 6 पाई क्या है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता। अभी डायमेंशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि डायमेंशन अभी पढ़ाऊंगा, बोलिए। और ईटा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी आर रेडियस है, लिख लीजिए टर्म, आर रेडियस है, लिखते जाइए फटाफट, आर रेडियस है। और बी क्या है, स्पीड है। और ये फॉर्मूला यूज होता है स्टोक्स लॉ में, कहां यूज होता है, आगे जाके फ्लूइड में पढ़ा बताएंगे, स्टोक्स लॉ में यूज होता है। कहां पे यूज होता है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं स्टोक्स लॉ का विस्कस फोर्स है, क्या बेटा, विस्कस फोर्स इन स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स इन किसमें, स्टोक्स लॉ में। अब एक फॉर्मूला और होता है F इक्वल टू माइनस ईटा ए डेल्टा बी बाई डेल्टा जेड, यहां भी देखो ईटा आ गया, ये भी विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है ये, लेकिन ये न्यूटन के विस्कस, न्यूटन्स ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आएगा। अगर कोई बोले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है, जहां पर मतलब लिख लीजिए, ए क्या है, एरिया ऑफ लिक्विड लेयर्स, एरिया ऑफ लिक्विड लेयर, लिक्विड लेयर का एरिया है। और डेल्टा भी क्या है, वेलोसिटी चेंज है। और डेल्टा जेड क्या है, दो लेयर्स के बीच का सेपरेशन, सेपरेशन बोले तो डिस्टेंस। एफ क्या हो गया, विस्कस फोर्स। तो चाहे इस फॉर्मूले से उसका डेल्टा जेड क्या, सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, एडजेसेंट लेयर्स, लिक्विड की दो लेयर्स हैं, लिक्विड फ्लो हो रहा है, एक के ऊपर दूसरी लेयर है, तो दोनों लेयर का जो बीच का सेपरेशन होता है उसको डेल्टा जेड बोलते हैं। और इस पूरे टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी किसी भी टर्म का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे इसको। अभी जब क्लास जब 45 मिनट हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो अब आपको फिर से 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना है क्लास, ठीक है, फिर से 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना है, शायद YouTube, ओके। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये है, कभी भी किसी भी का रेट ऑफ चेंज रिस्पेक्ट टू पोजीशन उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं सपोज करें यहाँ पे dt by dx लिखता हूँ और t को टेम्परेचर कहूँ, t को क्या कहूँ, सबसे क्या बोलूं, t को टेम्परेचर, तो dt by dx क्या कहलाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या कहलाएगा। तो अगर कोई आपसे टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिट पूछ ले तो मतलब पता है तभी तो यूनिट बता पाओगे। अभी dt by dx बोले तो टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर यूनिट क्या होता है, केल्विन। अब मैं फंडामेंटल की यूनिट तो लिखवाने बैठ नहीं जाऊंगा, अरे बोलो, तो वो तो आप अपना, और ये डिस्टेंस का मीटर तो केल्विन पर मीटर। चलो, तो ये टर्म हो गया हमारा, और भी फॉर्मूले होते हैं
एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, एक होता है Q इज इक्वल टू होता है पाई बाई 8 P R की पावर 4 अपॉन ईटा L। देखो ईटा यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जहां जहां ईटा आएगा वहां वहां उसका यूनिट वही रहेगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। एक फॉर्मूला और लिख दूं क्या? जो सारे आ रहे तो लिख ही देते हैं, इसका ही अभी इसका पोस्टमार्टम करते हैं इसका फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी का। और बोलिए पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 8 पी प्रेशर लिख लीजिए, पाई बाई 8 तो नंबर है, पी प्रेशर है, आर रेडियस है और एल क्या है, लेंथ है। अब किसकी लेंथ? पाइप की। आएंगे विस्कोसिटी में जब जाएंगे तो उसको भी बताएंगे। तो आज मेरा क्लास यूनिट डायमेंशन एक चैप्टर को कम से कम 2 दिन तो लगेंगे अगर हमें ढंग से करना है तो। और बोलिए भगा के स्पीड से करूंगा तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं, तो फायदा नहीं रहेगा। तो आज मैं यूनिट यूनिट के बारे में बात करूं, कल डायमेंशन और एरर्स कंप्लीट करेंगे। बोलिए ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम जल्दी से करेंगे, लेकिन कर देंगे आप, ठीक है। और बीच बीच में तो हम एक्स्ट्रा चीजें बता ही रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, काम आएंगी। तो अब जरा देखिए एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं इसका, एक होता है एनआर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। देखो फिर से ईटा आ गया, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर में रो क्या है? डेंसिटी, वी स्पीड है, लिख लो रो डेंसिटी, वी स्पीड, डी डायमीटर और ईटा वही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका मतलब हम हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट पूछा जाए या डायमेंशन पूछा जाए तो हमेशा वो फॉर्मूला यूज करना है जिससे डायमेंशन यूनिट जल्दी निकल के आए। एक ही फिजिकल क्वांटिटी कई जगह यूज हो सकती है, कई सारे फॉर्मूले में यूज हो सकती है, लेकिन हमें वो फॉर्मूले हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हम इजीली उसका डायमेंशन यूनिट निकाल पाए। पता चले लेंथी से एक्सप्रेशन याद कर लो, उसके टर्म ही नहीं पता, फंस के रह जाओ। तो मुझे सबसे इजी जो लगेगा या तो ये लगेगा या ये लगेगा, क्योंकि उसमें डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड में भी काम करना पड़ेगा। इसका थोड़ा और एक ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेशर का भी, आर का भी, लेंथ का भी, और क्यू के बारे में पता होना चाहिए। क्यू के बारे में लिखवा दे रहा हूँ, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड होता है, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड होता है, ठीक है। वॉल्यूम वॉल्यूम फ्लो 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 मतलब फ्लो होना पर सेकंड,